Welcome students. Today we are going to read the second chapter of the Hornbill book, class 11th. The title is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. The writer is Gordon Cook and Ellen East. Gordon Cook is a two-time Canadian Olympic sailor and it is a story of extreme courage and skill exhibited by Gordon Cook, his family and crewmen in a war with water and waves for survival and how we will see in this story कि किस तरह तूफ़ान में उनका जो स्कूनर है, उनका जो सेलिंग शिप है वो पूरी तरह से टूट जाता है और एक टाइम ऐसा आता है जब सबको लगता है कि अब ये शिप सिंक हो जाएगा, तो किस तरह से गॉर्डन कुक और उनके जो क्रूमैन हैं वो किस तरह शिप को सेल करते हैं, नेविगेट करते हैं और उसको एक सेफ़ डेस्टिनेशन पर पहुंचा देते हैं और सभी लोगों की जान बच जाती है. तो वी विल एक्सप्लोर इन दिस स्टोरी कि हाउ इट हैपेंड. नाउ वी स्टार्ट द स्टोरी. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. तो जो यहाँ पर आई मीन्स गॉर्डन कुक ये अपना एक्सपीरियंस रीडर्स के साथ शेयर कर रहे हैं कि किस तरह जुलाई 1976 में वो अपनी पत्नी मैरी, उनका जो बेटा उस समय केवल जोनाथन 6 इयर्स का था और उनकी बेटी सुजान जो उस समय 7 इयर्स ओल्ड थी, वो सभी लोग प्लाईमाउथ इंग्लैंड में प्लाईमाउथ एक सी पर सिचुएटेड एक जगह है, तो वहाँ से वो जर्नी उन्होंने स्टार्ट की. वॉयाज मीन्स जर्नी बाई सी ओशन. तो उन्होंने वो जर्नी स्टार्ट की और वो जर्नी कौन सी जर्नी थी? टू डुप्लीकेट. वो एक जर्नी को कॉपी करना चाह रहे थे, वो एक रेप्लिकेट करना चाह रहे थे जो जर्नी कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले मीन्स ये जो राइटर है हमारे गॉर्डन कुक, ये जो जर्नी है वो कब कर रहे हैं? 1976 में. और इससे पहले 200 साल पहले 1776 में कैप्टन जेम्स कुक ने भी एक राउंड द वर्ल्ड सी जर्नी की थी. तो वो उसी जर्नी को 200 साल बाद डुप्लिकेट करना चाहते थे, वो उसको रिपीट करना चाह रहे थे. उन्होंने उस जर्नी में वही रूट लिया था, वही सी रूट लिया था जो जेम्स कुक ने 200 साल पहले लिया था. तो दिस इज़ द फैमिली ऑफ गॉर्डन कुक. ही इज़ गॉर्डन कुक, हिज वाइफ Mary, his daughter Suzanne and his son Jonathan. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. तो गॉर्डन कुक जो उस समय 37 इयर्स ओल्ड थे और उनकी वाइफ, वो उन दोनों के लिए हैड ड्रीम्ड ऑफ, उन दोनों का एक सपना था कि वो भी जेम्स कुक की तरह, फेमस एक्सप्लोरर कौन है? जेम्स कुक की तरह इन द वेक ऑफ जस्ट लाइक हिम एक अराउंड द वर्ल्ड सेलिंग करें, जर्नी करें. एंड फॉर द पास्ट 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. तो इस फेमस एक्सप्लोरर की तरह वो सेलिंग करना चाहते थे और ये उनका एक सपना था. इसलिए वो क्या करते थे कि जब कभी भी उनको खाली समय मिलता था, लेज़र टाइम में जब कभी भी उनको खाली समय मिलता था तो वो अपने खाली समय को कहाँ यूज़ करते थे? हॉर्निंग मीन्स शार्पन. वो अपनी जो सी फेयरिंग स्किल्स थी, सी फेयरिंग स्किल्स कि ओशन में अपनी शिप को किस तरह उनको नेविगेट करना है, समुद्र में कौन कौन सी थ्रेटनिंग सिचुएशंस आ सकती हैं, अपने आप को इन स्किल्स में
किस तरह शार्प कर सकते हैं। तो वो ये इन सब चीज़ों में अपने खाली समय को यूज़ करते थे जिससे कि वो कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सके। और इन सब की प्रैक्टिस वो कहाँ करते थे? ब्रिटिश वाटर्स, प्लाईमाउथ के आसपास जो ब्रिटिश वाटर जो वाटर बॉडी थी वहाँ पर वो अपने शिप से इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते थे, अपने आप को स्किल्ड बनाते थे। Our boat Wave Walker are 23 meter, 30-tin wooden hulled beauty had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. उनकी जो बोट थी उसका नाम था वेव वॉकर। तो दिस इज द एक्चुअल पिक्चर ऑफ वेव वॉकर। ये 23 मीटर इसकी लेंथ थी और इसका जो वेट था वो था 30 टन। इट वॉज मेड ऑफ वुडन हल्ड ब्यूटी। इसका जो स्ट्रक्चर था, इसकी जो बॉडी थी, मेन बॉडी, वो कैसी थी? वुड की बनी हुई थी। इट हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, इसको एक्सपर्ट्स ने बनाया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, इसको फिट करने में कई महीने लगे। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और हमने जर्नी स्टार्ट करने से पहले इसका बुरे से बुरे वेदर में भी इसको हमने टेस्ट किया था, इस पर हमने प्रैक्टिस की थी, जिससे कि जब हम सी जर्नी पर जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। The first leg of our planned 3-year 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. तो उनकी जो जर्नी थी, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि वो अराउंड द वर्ल्ड थी। तो जैसे कि ये आपका जो मैप है कि यहाँ पर हमारा यूरोप है और प्लाईमाउथ से उनको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी थी, और स्टार्ट करते हुए इस तरह से केप टाउन से होते हुए, देखिए ये अफ्रीका से होते हुए, ऑस्ट्रेलिया से होते हुए, तो यहाँ पर उनको जो अपनी जर्नी यहाँ तक उनको लानी थी, तो यहाँ वो पूरा जो टाइम लगना था उसमें 3 इयर्स लगने थे। तो इस जर्नी का जो फर्स्ट लेग था, मतलब फर्स्ट पार्ट था, वो कितना था? 105,000 किलोमीटर जर्नी। तो यहाँ तक अफ्रीका तक आने में, प्लाईमाउथ यहाँ पर है और आपका जो अफ्रीका है वो है यहाँ, तो यहाँ तक आने में उनको नियर अबाउट उनको 105,000 किलोमीटर की जर्नी कवर करनी पड़ी, और ये बहुत ही प्लीजेंटली कवर हो गई। एज बी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, और वो अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से होते हुए कहाँ पहुँच गए? केप टाउन। ये साउथ अफ्रीका की एक सिटी है, तो यहाँ पर वो पहुँच गए और कंफर्टेबली, प्लीजेंटली यहाँ तक आने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। There, before heading east, we took in 2 crewmen, American Larry Wiesel and Swiss Herd Segler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. अब जैसे कि हम इस मैप में देख सकते हैं कि केप टाउन इज़ एट दिस प्लेस। तो हमने देखिए राइटर ने यहाँ से अपना प्लाईमाउथ से स्टार्ट की और वो इस तरह से होते हुए रुकते हुए आइलैंड्स पर केप टाउन पहुँच गए, और यहाँ तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन वो बिफोर हेडिंग ईस्ट मतलब वो इस तरफ उनको बढ़ना था। तो आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि दिस इज़ ईस्ट डायरेक्शन, इट इज़ वेस्ट, इट इज़ नॉर्थ एंड इट इज साउथ। तो अब वो यहाँ पहुँच गए थे और अब वो ईस्ट की तरफ जब बढ़ रहे थे तो वी टुक 2 crewmen, 2 एक्सपर्ट सेलर्स उन्होंने अपने साथ लिए। उनमें से एक अमेरिकन था जिसका नाम लैरी विज़ल था, और दूसरे स्विट्ज़रलैंड के सिटीज़न थे जिनका नाम हर्ब सिगलर था।
तो ये उन्होंने अपने साथ क्यों लिए? टू हेल्प अस टैकल, टैकल मीन्स टू डील विद डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो उन्होंने अपने साथ लिए जिससे कि आगे कोई परेशानी अगर आती है तो वो उसमें उसको टैकल करने में एक्सपर्ट हैं और वो गॉर्डन कुक की हेल्प कर सकते थे। टू टैकल, उनको आगे क्या डील करना था? वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द सदर्न इंडियन ओशन, क्योंकि जब वो आगे बढ़ रहे थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ तो बीच में क्या पार्ट पड़ रहा था? इंडियन ओशन, सदर्न इंडियन ओशन। तो ये जो सदर्न इंडियन ओशन है ये दुनिया का क्या कहलाता है? वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज। रफेस्ट सीज क्यों कहलाता है? क्योंकि देखिए राइट, ये जो पार्ट है अगर आप ग्लोब में देखेंगे तो ये नीचे की तरफ है और यहाँ पर टेम्परेचर इसका हमेशा वार्म रहता है। सो इट मेक्स सो द वार्म टेम्परेचर मेक्स इट प्रोन टू क्लाइमेट चेंज लाइक मानसून, सुनामी, साइक्लोन एंड ऑफन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो हेयर। बहुत तेज़ हवाएं होती हैं इस एरिए में और तेज़ हवाओं के कारण यहाँ पर जो वेव्स होती हैं वो वेव्स भी बहुत हाई होती हैं। मीन्स यहाँ की जो वेव्स हैं वो वेव्स आर अमोंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो इस ओशन को पार करने के लिए उनको एक्सपर्ट्स की हेल्प की ज़रूरत थी। तो गॉर्डन कुक और उनकी फैमिली ने 2 एक्सपर्ट्स अपने साथ लिए। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. जब वो केप टाउन से आगे बढ़े, जब वो केप टाउन से आगे चले तो उनका सामना किससे हुआ? स्ट्रॉन्ग गेल्स, बहुत तेज़ हवाएं। गेल्स मीन्स विंड। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, हवाएं अगले हफ्ते तक, कई हफ्ते तक लगातार चलती रहीं। गेल्स डिड नॉट वरी मी, जो तेज़ हवाएं थी तो उससे राइटर को वरी नहीं हो रही थी, उससे फिक्र नहीं हो रही थी, लेकिन बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो वेव्स का साइज था वो बहुत ज़्यादा हाई था, इससे राइटर को परेशानी हो रही थी। वेव्स की जो हाइट थी up to 15 meters, as high as our main mast। तो जो उनका सेलिंग शिप था उसका जो मेन मास्ट था, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो पोल है इसको कहा जाता है मास्ट, जिस पर कि सेलिंग होल्ड होती है। ये हमारी ये सेल है और जो बीच का पोल है वो है मास्ट। तो जो वेव्स उठ रही थी उनकी जो हाइट थी वो कितनी थी? 15 मीटर। December 25 found us 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, और 25 दिसंबर को वो लोग केप टाउन से करीब 3500 किलोमीटर आगे पहुंच गए। Despite atrocious weather, जो वेदर था वो बहुत ही ख़राब था, लेकिन वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ आ क्रिसमस ट्री। उन्होंने जो क्रिसमस डे पड़ा उसको बहुत अच्छे से, उस फेस्टिवल को उन्होंने सेलिब्रेट किया। एक क्रिसमस ट्री भी उन्होंने डेकोरेट किया। न्यू ईयर्स डे शो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और 25 दिसंबर से जो वेदर चला और अप टू 1 जनवरी 1977 तक उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। बट वी रीजन, लेकिन हमको ऐसा लग रहा था कि इट हैड टू चेंज सून, कि मौसम बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, ये बदला, लेकिन फॉर द वर्स। जो बुरा था वेदर वो बैड से क्या हो गया? वर्स हो गया और बुरा हो गया। At dawn on January 2, the waves were gigantic। और 2 जनवरी को, dawn मतलब इन द मॉर्निंग, इन द अर्ली मॉर्निंग, dawn टाइम में जो वेव्स थी वो कैसी थी? वेरी ह्यूज, enormous। We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots। तो
जो राइटर है, राइटर सेज कि उनके पास उनकी जो बोट थी वो उसमें जो जिप था, स्टॉर्म जिप, वो कैसा था? वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप। उनका जो इस जिप था वो बहुत ही स्मॉल स्टॉर्म जिप, मतलब वी कैन सी इन दिस पिक्चर दिस सेल इज कॉल्ड स्टॉर्म जिप एंड it is used in a storm to reduce the sail area to the minimum required for maintaining the movement of the ship. ये शिप के मूवमेंट को कम करने के लिए ये स्टॉर्म जिप यूज़ की जाती है एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और वो एक बहुत छोटा स्टॉर्म जिप यूज़ कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि सेल के कंपैरिजन में ये जिप बहुत ही छोटा है, लेकिन इवन देन उनकी जो स्पीड थी, देयर स्पीड वाज एट 8 नॉटिकल माइल्स पर आवर। वो 8 नॉटिकल माइल्स पर आवर की स्पीड से वो चल रहे थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. जैसे ही शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही शिप किसी वेव पर चढ़ता था तो हम देख सकते थे कि आगे इनॉर्मस सी, बहुत सारी वेव्स क्या कर रही थी? रोलिंग टुवार्ड्स अस, हमारी तरफ आ रही थी। और द स्क्रीमिंग का मतलब चीख होता है, और जो हवा थी वो इतनी तेज़ थी कि उसकी जो चीखने जैसी आवाज़ थी और जो हवा के चलने से जो वेव्स का पानी का जो स्प्रे हो रहा था वो दोनों ही पेनफुल टू द ईयर्स। गॉर्डन कुक के कानों में बहुत ही उनको सुनकर पेन की फीलिंग हो रही थी, उनको बहुत ही दर्द महसूस हो रहा था। मतलब आप समझ सकते हैं कि विंड इतनी तेज़ थी कि उनके जो ईयर्स हैं वो उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। आप स्प्रे ऑफ वाटर वी कैन सी इन दिस पिक्चर। टू स्लो द बोट डाउन, we dropped the storm jib and laced a heavy mooring rope in a loop across the stern. अब राइटर क्या चाहता था कि टू स्लो द बोट डाउन, कि वो बोट धीमी हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? ड्रॉप द स्टॉर्म जिब। इसके लिए उन्होंने जो बोट पर स्टॉर्म जिब लगा हुआ था इसको उन्होंने उतार कर रख दिया, ड्रॉप कर दिया। एंड लेस्ट, लेस्ट का मतलब बांधना, एक हैवी मूरिंग रोप, एक मजबूत सी रस्सी, हैवी मूरिंग रोप हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड मूरिंग रोप। उसको हमने एक लूप में बांधा अक्रॉस द स्टर्न। स्टर्न बोट का पीछे वाला पार्ट कहलाता है। और ये राइटर जो गॉर्डन कुक है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जिससे कि जो शिप है वो स्टिल हो जाए, वो रुक जाए, वो वेव्स के साथ आगे ना मूवमेंट ना करे, क्योंकि वेव्स इतनी तेज़ हैं कि वो पता नहीं शिप को कहाँ ले जाएंगी। तो शिप को रोकने के लिए उन्होंने 2 काम किए हैं। एक तो उन्होंने जो इसमें जो स्टॉर्म जिब लगा था वो उन्होंने उतार के रख दिया, और दूसरा एक मोटी सी रस्सी से उन्होंने स्टर्न के पीछे जो लूप था उसको उन्होंने लेस किया जिससे कि उसकी स्पीड रुक जाए। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, वेंट थ्रू आर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। उसके बाद उन्होंने क्या किया? क्योंकि अब उनको पता है कि कोई बहुत तेज़ तूफान आने वाला है तो वो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने जो भी डेक पर जो भी चीज़ें थी उनको उन्होंने डबल लेस किया। डबल लेस मीन्स हर चीज़ को उन्होंने 2-2 बार बांधा। बेंट थ्रू आर लाइफ राफ्ट ड्रिल, जो भी शिप होते हैं तो उन पर किसी कुछ तूफान आ सकता है, जबकि शिप ब्रेक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपनी जान को बचाने के लिए कुछ स्मॉल बोट्स रखी जाती हैं, तो वो किस तरह ओपन की जाएंगी, तो उसको लाइफ राफ्ट, दिस इज़ लाइफ राफ्ट, तो उन्होंने उसकी ड्रिल की। ड्रिल मीन्स प्रैक्टिस की।
अटैच्ड लाइफ लाइन्स मीन्स उन्होंने गॉर्डन कुक और उनके 2 क्रू मैन उन सब ने क्या किया कि अपने आप को कुछ रोप्स स्ट्रिंग से अपने आप को अटैच कर लिया। हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस तरह से उन्होंने अपने आप को लाइफ लाइन से अटैच कर लिया। डोंट मतलब पहनी उन्होंने ऑयल स्किन्स इस तरह के कॉस्ट्यूम्स होते हैं जो समुद्र के जो खारा पानी होता है उससे बचाते हैं। तो उन्होंने लाइफ लाइन्स से अपने आप को अटैच किया। ऑयल स्किन्स और लाइफ जैकेट हम इसको देख सकते हैं कि अगर ओशन में कोई पर्सन गिर भी जाएगा तो वो कुछ समय के लिए फ्लोट कर सकता है। तो ये सब उन्होंने तैयारी की। तैयारी में क्या किया उन्होंने लाइफ राफ्ट ड्रिल की, लाइफ लाइन से अपने आप को अटैच किया, ऑयल स्किन्स और लाइफ जैकेट्स पहनी और वो तूफान का वेट करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence। और जो डिसास्टर को इम्पेंडिंग क्यों कहा गया है? क्योंकि गॉर्डन कुक न्यू कि इट विल हैपन श्योर कि डिसास्टर तो आने वाला है, तूफान आने वाला है। तो इसका जो फर्स्ट इंडिकेशन था, सिग्नल था, वो कब आया? केम एट अबाउट 6 p.m. शाम के 6 बजे विद एन ऑमिनस साइलेंस मीन्स सिग्नलिंग फ्यूचर डिसास्टर। इतनी एकदम से साइलेंस हो गई तो राइटर को लग रहा था कि कुछ बहुत ख़राब होने वाला है। द विंड ड्रॉप्ड, हवा एकदम बंद हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आकाश कैसा हो गया? बिल्कुल काला, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि मौसम किस तरह ख़राब हो रहा है। देन केम अ ग्रोइंग रोर, तभी एक आवाज़ आई। रोर मीन्स दहाड़ना होता है, और एक ऐसी ही बहुत तेज़ आवाज़ आई। ये आवाज़ किसकी है? लहरों की, बादलों की। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड आउट ऑफ द शिप, और एक आवाज़ आई और उसके बाद क्या देखा राइटर ने? इनॉर्मस मीन्स वेरी ह्यूज, कि एक बहुत बड़ा बादल शिप आउट ऑफ द शिप मतलब एट द बैक ऑफ द शिप, कि उन्होंने देखा कि जो शिप के पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा बादल आ गया है। विद हॉरर I realized that it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen। राइटर ने पहले तो ये सोचा था कि एक बहुत बड़ा बादल शिप के पीछे की ओर है, लेकिन कुछ समय के बाद उसने रियलाइज़ किया कि ये कोई बादल नहीं था, बल्कि अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। ये तो एक बहुत बड़ी वेव थी। हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो वेव है शिप के साइज़ के अकॉर्डिंग वो 2-3 टाइम्स हाई है। तो उसने देखा कि वो जो बादल समझ रहा था गॉर्डन को, वो बादल नहीं था, वो तो एक बहुत ऊंची वेव थी। जो कैसी थी? इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल। वेव्स कैसी थी? वर्टिकल थी। इस तरह इसका साइज़ था। and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking crest। इसका जो साइज था वो और वेव से डबल था, और इसका जो क्रेस्ट था, ये वेव का ये पार्ट होता है अपर मोस्ट पार्ट, जिसको हम फेस भी बोलते हैं। और ये कैसा था? बहुत ही डरावना था, फ्राइटफुल था। और ब्रेकिंग मीन्स अब ये जो अपर पार्ट था वो क्या हो रहा था? ब्रेक हो रहा था। मतलब जो वेव थी ऊंचाई पर जाने के बाद नीचे की ओर गिर रही थी, नीचे की ओर टूट रही थी। तो आपको ये एक्सप्रेशन समझ आ रहा होगा कि फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, कि जो वेव थी वो अब टूट रही थी। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave। अब जो रोर थी, जो आवाज़ थी, वेव्स की जो आवाज़ आ रही थी, वो किस में बदल गई? थंडर में, बहुत लाउड साउंड में बदल गई। वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई वेव्स की आवाज़।
और एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और जो नाव का स्टर्न मतलब स्टर्न मीन्स बैक पार्ट, और जो शिप का जो बैक पार्ट था वो किसकी तरफ जा रहा था, फेस ऑफ द वेव, वेव की तरफ। एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट, और एक मिनट के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि वी माइट राइड ओवर इट, कि हम इस वेव को पार करके निकल जाएंगे। बट देन ए ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन तभी एक बहुत जोर से, ट्रिमेंडस मतलब वेरी बिग, एक्सप्लोजन हुआ, एक धमाका हुआ, और उससे क्या हुआ कि डेक पूरी हिल गई। ये शिप की डेक हम देख सकते हैं कि जो वेव आ रही थी वो वेव डेक से टकराई, और उसका एक्सप्लोजन इतना तेज हुआ कि वो डेक बिल्कुल हिल गई। A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. जब एक्सप्लोजन हुआ, जब वेव्स डेक से टकराई, तो क्या होता है कि अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, ग्रीन और वाइट वाटर का टोरेंट, एक बहुत बड़ा स्प्राउट, ब्रोक ओवर द शिप, वो शिप पर गिरता है आकर। आप इस पिक्चर में देखते हैं कि जैसे ये डेक और ये वेव टकराते हैं तो ये जो सारा पानी है, जो क्रेज टूट रही थी, वो सारा पानी इस डेक पर आ जाता है। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और हमने जैसे पहला पढ़ा था कि राइटर जो है गॉर्डन कुक जी, उन्होंने अपने आप को लाइफ लाइन से अटैच कर लिया है, लेकिन इतना तेज वेव्स आई थी, इतना तेज एक्सप्लोजन हुआ था कि राइटर हवा में उछलते हुए कहाँ पहुँचे, उनका सिर किससे टकराया, व्हील से, जो स्टीयरिंग व्हील होता है उससे टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और वो क्या थे, जैसे कि सोच के चलिए कि वो यहाँ थे, गॉर्डन कुक यहाँ खड़े थे, तो इतना तेज़ वेव्स आई, उन्होंने उनको झटका दिया कि पहले तो वो स्टीयरिंग व्हील से टकराए और उसके बाद वो ओवरबोर्ड शिप से होते हुए नीचे गिर गए। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि वो शिप से नीचे गिर गए और डूबने लगे वेव्स में। देखिए यहाँ पर क्या था, क्योंकि उन्होंने अपने आप को लाइफ लाइन से अटैच किया हुआ है, इसलिए वो बचे हुए हैं। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, गॉर्डन कुक को लग रहा था कि अब उनकी डेथ आने वाली है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और उनका जो कॉन्शसनेस थी, जो उनकी चेतना थी, उनका जो होश था, वो धीमे धीमे वो उसको लूज़ कर रहे थे और वो बहुत ही शांति का अनुभव कर रहे थे। Unexpectedly, my head popped out of the water. तभी अचानक, ऐसा उन्होंने सोचा भी नहीं था। अनएक्सपेक्टेडली का मतलब उनकी सोच से परे था। अचानक उनका हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, वो पानी से निकला, पानी से ऊपर निकले वो। A few meters away, wave walker was near capsizing. हर मास्ट्स ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, तो उन्होंने जब थोड़ा सा उनको होश आया और उन्होंने देखा कि उनका जो वेव वॉकर, उनका जो स्कूनर है, उनकी जो सेलिंग शिप है, वो कैसा हो रहा है, वो कैप्साइजिंग हो रहा है। कैप्साइजिंग मतलब वो डूबने वाला है। और उसके जो मास्ट है, मास्ट, दिस इज मास्ट, और वो कैसे हो गया है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। मास्ट कैसा होता है, वर्टिकल, लेकिन क्योंकि अब उनकी बोट सिंक करने वाली है तो वो कैसा हो गया है, मास्ट हॉरिजॉन्टल, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, तभी एक कोई इतनी तेज वेव आई कि उसने उनके वेव वॉकर को सीधा कर दिया, स्ट्रेट कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्क्ड आउट, उनकी जो रोप्स बंधी हुई थी, जिसको हम लाइफ लाइन कहते हैं, तो उन्होंने महसूस किया कि वो बहुत टॉट हो गई हैं, टाइट हो गई हैं। आई ग्रेप्ड द गार्ड रेल्स,
और राइटर ने, गॉर्डन कुक ने क्या किया, जो गार्ड रेल्स थी, ये जो पार्ट होता है इनको गार्ड रेल्स कहते हैं, तो उन्होंने उसको ग्रेब कर लिया, पकड़ लिया, एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम। और हवा इतनी तेज़ थी कि वो हवा से होते हुए वेव वॉकर के अंदर किससे टकराए, मेन बूम। मेन बूम ये पार्ट होता है बूम। तो वो अभी तक वो नीचे थे, पानी में थे, लेकिन उन्होंने उसको होल्ड किया गार्ड रेल्स को, और वो अंदर आ गए शिप में, और अंदर आने पर सबसे पहले वो बूम से टकराए। Subsequent waves tossed me around the deck like a ragdoll। और उसके बाद भी जो लहरें आ रही थी जिससे कि उनका शिप बहुत तेज़ी से हिल रहा था, तो जो गॉर्डन कुक हैं उनकी पोजीशन एक डॉल की तरह हो गई थी, और वो डेक पर यहाँ से वहाँ टॉस हो रहे थे, इधर से उधर लुढ़क रहे थे। My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth। तो अब जब राइटर डेक पर हैं तो उन्होंने महसूस किया कि उनका जो लेफ्ट रिब था, उनकी बॉडी में जो रिब केस जो होता है, तो वो क्रैक हो गया था, मतलब वहाँ उनको बहुत पेन फील हो रहा था। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, उनके मुंह में खून भरा हुआ था और उनके कुछ दांत टूट गए थे। क्योंकि देखिए पहले जो वेव्स और विंड थी उसकी वजह से वो स्टीयरिंग व्हील से टकराए थे, उसके बाद वेव्स में गिरे थे, और फिर वो बूम से टकराए थे। तो इसलिए उनका जो रिब केस था, लेफ्ट रिब, वो टूट गई थी, उनका मुंह ब्लड से भर गया था, और उनके कुछ टीथ भी टूट गए थे। Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि किसी तरह से उनको स्टीयरिंग व्हील मिल गया, उन्होंने स्टर्न को अगली वेव के लिए लाइनअप किया, तैयार किया, और वो उसी को पकड़े रहे। Water, water everywhere, I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate। जब गॉर्डन कुक स्टीयरिंग कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि हर जगह डेक पर पानी पानी हो रहा था। उनको लग रहा था कि शिप में नीचे भी पानी ज़रूर गया होगा, लेकिन आई डेयर्ड नॉट, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की कि वो स्टीयरिंग व्हील को छोड़ दें और वो इन्वेस्टिगेट करने नीचे जाएं। सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। तभी अचानक क्या होता है कि जो सामने वाला हैच, जो दरवाज़ा था, फ्रंट हैच, वो खुलता है, और मैरी गॉर्डन कुक की वाइफ वहाँ से निकलती हैं, एंड शी सेज वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड मीन्स वो चिल्लाई कि हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, जो शिप का डेक होता है वो कैसा हो गया है, बिल्कुल टूट गया है, ब्रोक हो गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम चारों तरफ शिप में क्या भरा हुआ है, पानी। तो वी कैन सी इन दिस पिक्चर कि जो शिप का जो डेक है ये पूरा टूट चुका है, और जो पानी है वो नीचे भी चला गया है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। राइटर ने अपनी वाइफ से कहा कि आप स्टीयरिंग व्हील संभालो और मैं स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और जो गॉर्डन कुक थे वो हैच की तरफ बढ़े। लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैडमैन, जो उन्होंने 2 क्रूमैन लिए थे केप टाउन से, हैरी और लैरी एंड हर, तो वो दोनों बिल्कुल पागलों की तरह से पानी को पंप कर रहे थे। जो पानी डेक पर आ गया था वो एनी हाउ और अदर दे वर ट्राइंग टू पुश इट आउट, वो उसको बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और जो टिम्बर, जो क्योंकि हमने पहली स्लाइड में देखा था कि जो वेव वॉकर था उसकी बॉडी वुड की बनी हुई थी, तो ब्रोकन टिम्बर वो क्रेजी एंगल्स पर टूटे हुए लकड़ी के जो पार्ट्स थे वो इधर उधर लटके हुए थे।
द होल स्टारबोर्ड साइड वर्स्ड इनवर्ड्स, और जो स्टारबोर्ड साइड था शिप का वो पूरा अंदर की तरफ धंस गया था। क्लोथ्स, क्रॉकरी, देखिए जो स्टारबोर्ड साइड यहाँ आपको समझा देते हैं कि शिप जिस तरफ शिप का फेस होता है, आप मान के चलिए ये इसका बो पार्ट है, ये शिप का फ्रंट पार्ट है, एंड इट इज स्टर्न, और जब हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसके राइट साइड वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है हमारा स्टारबोर्ड साइड। तो ये है स्टारबोर्ड साइड, और ये जो पार्ट होता है लेफ़्ट साइड वाला वो कहलाता है हमारा पोर्ट साइड। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो शिप है वो पूरी तरह टूट चुका है, और जो स्टारबोर्ड साइड है वो अंदर की तरफ धंस चुका है। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज lost about in deep water। डेक पर पानी भरा हुआ था और इधर उधर कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉय, ये सब पानी में स्लॉस्ट अबाउट मीन्स पानी में भीगे हुए थे। आई हाफ स्वाम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन। राइटर नीचे गया और वो देखना चाहता था कि नीचे सब ठीक हैं, उसके बच्चे ठीक हैं, तो वो आधा तैरता हुआ आधा क्रॉलिंग करता हुआ बच्चों के केबिन में पहुंचा। आर यू ऑल राइट? आई आस्क्ड। मैंने पूछा आप सब ठीक हैं? यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक। तो बच्चे जो कि अपर बंक और बेड के जो ऊपर वाला पार्ट पे बैठे हुए थे, तो वहाँ से उन्होंने क्या जवाब दिया कि हाँ हम ठीक हैं। But my head hurts a bit, said Sue, pointing to a big bump above her eyes। लेकिन मेरा सिर दर्द कर रहा है, उनकी बेटी ने कहा, और उसकी आंखों के ऊपर एक बम्प था, क्योंकि शिप टकराया था वेव से, तो उनकी बेटी का सिर किसी चीज़ से टकराया होगा, तो उस पर एक बम्प निकल आया था। तो वो अपने बम्प को दिखाते हुए अपने फादर से बोली कि लेकिन पापा मेरा हेड दर्द कर रहा है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। गॉर्डन कुक सेज कि उस समय जो शिप की पोजीशन थी, तो उस समय उनको बम्प्ड हेड की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी, उनके पास इतना टाइम ही नहीं था। इस टाइम तो क्या था कि वो किस तरह से इन लोगों की जान बचाएं। तो चोट तो बाद में आती है, पहले तो जान बचेगी तो ही चोट का इलाज होगा ना। तो वो वहाँ से चल देता है। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। तो राइटर को एक हैमर, एक हथौड़ा, कुछ पेच और कैनवास, एक थिक क्लॉथ होता है, तो वो मिला और उसको लेकर वो वापस डेक पर आ गए। With a starboard side based open, we were taking water with each wave that broke over us। जैसे कि अभी आपको पहले भी समझाया था कि शिप का ये जो पार्ट होता है वो स्टारबोर्ड कहलाता है, और क्योंकि ये पार्ट टूट गया था, ये अंदर की तरफ धंस गया था, तो क्या हो रहा था कि जो भी वेव टकराती थी, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। जो भी वेव टकराती थी उससे बहुत सारा पानी शिप के अंदर आ जाता था। तो चारों तरफ, ऊपर भी नीचे भी, हर तरफ पानी हो रहा था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। गॉर्डन कुक को लग रहा था कि अगर हम इसकी रिपेयरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये जो शिप है वो निश्चित रूप से वो डूब जाएगा। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes। तो गॉर्डन कुक ने किसी भी तरह मैनेज किया, जो कैनवास थे, जो थिक कॉटन क्लोथ्स थे, उनको स्ट्रेच किया, और उसने जो भी होल्स बन गए थे उनको कवर करने की कोशिश की। Some water continued to stream below। कुछ पानी तो फिर भी नीचे जाता रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। लेकिन इन्होंने जो कैनवास लगाए थे, जो वाटर प्रूफ हैच लगाए थे, उनसे क्या हो रहा था कि फिर भी ज़्यादातर पानी जो बाहर ही जा रहा था शिप के।
केवल बहुत कम पानी ही अंदर आ रहा था, वरना पानी बाहर ही जा रहा था। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuit. अब परेशानी तो तब और भी ज़्यादा हो गई जब क्या हुआ कि उनकी डेक पर जो भी हैंड पंप्स थे, हैंड पंप्स लाइक दिस, तो वो ब्लॉकअप हो गए। जो भी डेब्रीज केबिन्स में फ्लोट कर रही थी वो उसमें फंसने लगी और पंप्स ने काम करना बंद कर दिया। और जो इलेक्ट्रिक पंप थे वो कैसे हो गए, शॉर्ट सर्किट हो गए। मींस जो शिप पर दो तरह के पंप्स थे, एक तो इलेक्ट्रिक पंप्स थे और दूसरे हैंड पंप्स थे। तो इनमें तो डेब्रीज भर गई, कूड़ा कचरा भर गया, तो इन्होंने काम करना बंद कर दिया और ये इसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अब पंप ने काम करना बंद कर दिया। तो क्या होगा, जो शिप में पानी है जब उसको बाहर नहीं निकालेंगे और कंटिन्यूस पानी आता रहेगा कंटिन्यूसली, तो क्या होगा कि शिप में इतना ज़्यादा पानी आ जाएगा कि शिप डूब जाएगा। तो अब उनके लिए ये बहुत बड़ी परेशानी थी। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, पानी का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा था डेक में। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 spare हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड along with the forestsail, the jib, the dinghies and the main anchor. और जब गॉर्डन कुक डेक पर गए तो उन्होंने देखा कि उनके पास जो 2 spare हैंड पंप्स थे, जो उनके 2 हैंड पंप्स थे, वो भी क्या हो गए थे, रेंच्ड ओवरबोर्ड, वो भी बोर्ड से नीचे पानी में गिर चुके थे। और हैंड पंप के साथ ही फोरेस्टे सेल हम यहाँ देख सकते हैं कि जो उनकी सेल थी वो भी नीचे गिर गई थी। जिब, जो हमने आगे की पिक में देखा था, जो स्टॉर्म जिब था उनका, वो भी नीचे गिर गया था। डिंगीज, छोटी लाइफ सेविंग बोट्स थी, वो भी गिर गई थी। एंड द मेन एंकर, और जो उनका मेन एंकर था। एंकर हम देख सकते हैं जिससे कि शिप को एंकर किया जाता है, शिप को रोका जाता है। तो उनका जो मेन एंकर था शिप का, वो भी पानी में नीचे गिर गया था। तो उनके पास जो भी चीज़ें थी वो सब पानी में जा चुकी थी। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. तभी गॉर्डन कुक को याद आता है कि उनके पास एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक पंप है जो नीचे चार्ट रूम है, चार्ट रूम फ्लोर। चार्ट रूम वो रूम होता है जहाँ पर कि इनके चार्ट्स और जो भी नेविगेशन की जो भी मटेरियल्स होती हैं, कंपास है या सेक्सटेंट है, ये सब होते हैं। तो उसको याद आया कि नीचे एक इलेक्ट्रिक पंप रखा हुआ है चार्ट रूम में। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने इसको पाइप से जोड़ा। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और उसको बहुत खुशी हुई कि ये चल रहा था, ये काम कर रहा था। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. और उस रात जो भी शिप पर लोग थे वो क्या करते रहे, लगातार, देखिए एक तो बहुत ज़्यादा ठंड थी और लगातार वो पंपिंग करते रहे, पानी को बाहर निकालते रहे, स्टीयरिंग करते रहे। और वर्किंग द रेडियो मीन्स रेडियो से मेडे कॉल्स, डिस्ट्रेस कॉल्स भेजते रहे, जिससे कि अगर आसपास कोई शिप है तो वो उनकी हेल्प कर दें। तो 3 एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो लगातार पानी को पंप कर रहे हैं, स्टीयर कर रहे हैं शिप को, और लगातार वो हेल्प के लिए कॉल्स भेज रहे हैं। We were getting no replies to our mayday calls. उनकी जो मेडे कॉल्स थी हेल्प्स के लिए, जो वो कॉल भेज रहे थे, उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो सदर्न इंडियन ओशन में थे और वो इतना रिमोट एरिया था, इतना दूर एकांत वाला एरिया था कि वहाँ आसपास कोई भी शिप या वेस नहीं था। Sue's head had swollen alarmingly.
सू का जो हेड था वो और भी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी उस पर. शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज एंड नाउ शी सोव्ड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म. अब उसकी जो आंखें थी वो सूजन की वजह से बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी और उसने दिखाया कि उसके आर्म पर भी एक कट लगा हुआ है. When I asked why she had not made more of her injuries before this, और जब मैंने पूछा कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया अपनी चोट के बारे में, she replied, तो उसने क्या जवाब दिया, I did not want to worry you when you were trying to save us all. मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी जब तुम कोशिश कर रहे थे हम सबको बचाने की. तो हम यहाँ देखते हैं कि जो डॉटर है उनकी, जो कि केवल 7 इयर्स ओल्ड है, लेकिन वो भी कितनी समझदार और ब्रेव है. तो अभी तक हमने स्टोरी में देखा है कि जो भी शिप पर अबॉर्ड हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा हिम्मती लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा समझदार लोग हैं. By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. और 3 जनवरी को जो पंप्स थे उन्होंने काफ़ी पानी बाहर निकाल दिया था और जो पानी का लेवल था वो अंडर कंट्रोल था. और फिर सभी लोग क्या कर रहे थे कि 2-2 घंटे का आराम कर रहे थे. अभी तक तो उन्होंने आराम ही नहीं किया था, लेकिन अब सभी लोग 2-2 घंटे का आराम कर रहे थे रोटेशन में. मतलब एक बंदा सो गया फिर दूसरे ने काम किया. But we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boat's main reef frames were smashed down to the keel. लेकिन वी स्टिल हैड ए ट्रिमेंडस लीक, लेकिन अभी भी पानी कहीं से आ रहा था, पानी नीचे से कहीं से लीक हो रहा था. बिलो द वाटर लाइन, वाटर लाइन शिप का वो पार्ट होता है. देखिए जब शिप पानी में तैरता है तो उसका काफ़ी पार्ट नीचे रहता है पानी में, तो जहाँ से वो दिखाई देती है उसकी बॉडी वो वाटर लाइन कहलाती है. तो वी स्टिल हैड ए ट्रिमेंडस लीक, तो वाटर लाइन के नीचे शिप का जो पार्ट था उसमें कहीं ना कहीं, हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई लीक था. और जब राइटर ने चेक किया, ऑन चेकिंग आई फाउंड, उसको मिला कि ऑल द बोट्स मेन रिफ फ्रेम्स, कि बोट का जो मेन रिफ है वो सब स्मैश्ड हो गया था, टूट गया था. कहाँ तक टूट गया था? कील तक. ये बोट का जो पार्ट है वो कील कहलाता है. तो जो बोट का जो नीचे का पार्ट था वो भी पूरा टूट चुका था और वहीं से पानी आ रहा था. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few covered partitions. और स्टारबोर्ड साइड, जैसे आपको पहले बता दिया था कि जो ये स्टारबोर्ड साइड है ये बिल्कुल टूट चुकी थी, बस कुछ जो कवर्ड पार्टीशंस थे, उसी जो टिम्बर्स थे उन्होंने ही उसको बांध के रखा हुआ था. We had survived for 15 hours since the wave hit. और जब वेव शिप से टकराई थी उस इंसिडेंट को हुए लगभग 15 घंटे हो चुके थे, 15 hours. But wave walker would not hold together long enough for us to reach Australia. लेकिन गॉर्डन कुक को ये मालूम था कि जो वेव वॉकर है, जो शिप है, वो बहुत समय तक सरवाइव नहीं कर पाएगा और हम ऑस्ट्रेलिया तक इस टूटे शिप से नहीं पहुंच सकते. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. गॉर्डन कुक ने अपने चार्ट्स निकाले और कैलकुलेशन किया कि अगर वो ईस्ट की तरफ जाएंगे, चलते रहेंगे, तो कुछ 100 किलोमीटर पर उनको 2 छोटे छोटे आइलैंड्स मिल सकते हैं. वन ऑफ देम, आइल एम्स्टर्डम, वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस. और उन 2 आइलैंड्स में एक का नाम आइल एम्स्टर्डम था, जो कि उस समय एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस भी था. एंड इस नेम इज बेस मार्टिन डी बिवीज, ये साइंटिफिक बेस है.
तो आर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। यहाँ पर आप ये एक्सप्रेशन समझिए। पिन प्रिक्स जैसे कि कोई अगर हम पिन से कोई पॉइंट करें तो बिल्कुल उनका जो साइज़ था, जो आइलैंड थे उनका जो साइज़ था, इतने बड़े ओशन में, जो इतना बड़ा ओशन था उसमें वो केवल पिन प्रिक्स, केवल डॉट के बराबर थे, इतने छोटे थे। बट अनलेस द विंड एंड सीज अवेटेड का मतलब टू बिकम स्लो डाउन, और जब तक हवा या जो वेव्स थी वो कम नहीं होती, सो वी कुड होइस्ट सेल, ताकि वो अपना सेल होइस्ट कर सकें। आर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, तो उनके बचने के चांस बहुत स्लिम थे। स्लिम मीन्स बहुत कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और जो वेव आई थी, जो वेव टकराई थी, उसने क्या किया था, उनके पास जो एक दूसरा इंजन था वो भी आउट ऑफ एक्शन, वो भी अब उनका काम नहीं कर रहा था। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. और 4 जनवरी को 36 आवर्स के कंटिन्यूस पंपिंग करने के बाद उनकी जो शिप में पानी का लेवल था वो बहुत कम था, फ्यू सेंटीमीटर ही पानी रह गया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमें क्या करना था, अब हमको पानी को अंदर आने से रोकना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, और हमारा जो मेन मास्ट था हम उस पर कोई सेल को हम नहीं लगा सकते थे, क्योंकि क्या होगा कि हवा का प्रेशर पड़ेगा सेल पर, और हवा का जब प्रेशर पड़ेगा तो इन सब चीज़ों पर, उनकी जो भी बैक स्टे, फोर स्टे जो स्ट्रिंग्स हैं, इन पर जोर पड़ेगा और ये सब बॉडी को खींचेंगी, और बॉडी तो पहले से ही टूट चुकी है, तो शिप पूरी तरह टूट जाएगा। इसीलिए गॉर्डन को कहते हैं कि हमें क्या करना था, केवल पानी को रोकना था, क्योंकि अभी हम उस पर कोई सेल नहीं लगा सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, क्योंकि अगर जो भी प्रेशर पड़ेगा इन स्ट्रिंग्स पर, उससे क्या होगा कि जो डैमेज सेक्शन है बॉडी का वो बिल्कुल टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। सो बी होइस्टेड द स्टॉर्म जिब, तो उन्होंने सेल नहीं लगाई, उन्होंने केवल स्टॉर्म जिब लगाया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स पर, और हम उस डायरेक्शन की तरफ चलने लगे जहाँ हमें लग रहा था कि वो छोटे छोटे आइलैंड होंगे। मैरी, गॉर्डन कुक्स वाइफ, फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स, उनको कुछ बीफ और बिस्किट्स मिले। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और 2 दिन के बाद उन्होंने कुछ खाया, क्योंकि उससे पहले तो वो लगातार बिजी थे। बट आर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उनका जो आराम था, रेस्पाइट मतलब रिलीफ, वो बहुत कम समय के लिए था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, 4 बजे फिर से काले बादल घिरने लगे। विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots, और जो हवा की स्पीड थी वो कितनी थी, 40 नॉटिकल माइल्स पर आवर की स्पीड से हवाएं चल रही थी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और वेव्स फिर से बहुत ऊंची ऊंची वेव्स उठ रही थी। द वेदर कंटिन्यूड टू डेट्रियोरेट थ्रू आउट द नाइट, और पूरी रात जो मौसम था वो और ख़राब से ख़राब होता गया। एंड बाई डॉन ऑन January 5 आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, और 5 जनवरी की सुबह उनकी हालत फिर से ख़राब हो गई। When I went in to comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? और जब मैं अपने बच्चों से मिलने गया तो जॉन ने पूछा कि क्या हम मरने वाले हैं। I tried to assure him, मैंने उसको हिम्मत देने की कोशिश की, that we could make it, नहीं हम इसको ठीक कर लेंगे, हम सर्वाइव कर लेंगे। But Daddy, he went on, उसने कहना जारी रखा, We are not afraid of dying if we can all be together.
कि हम मरने से नहीं डरते हैं यदि हम सब साथ साथ हैं। यदि आप, मम्मी, सू एंड आई, यदि हम सब चारों साथ साथ हैं तो मुझे मरने से डर नहीं लगता। तो यहाँ पर हम देखते हैं चैप्टर का जो टाइटल है, इट इज़ द डायलॉग ऑफ अ फैमिली मेम्बर। We are not afraid of dying if we can all be together, you and Mummy, Sue and I. I found no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight with the sea with everything I had. मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं थे कुछ रेस्पॉन्ड करने के लिए, लेकिन मैंने केबिन को छोड़ दिया और अब मैं और भी ज़्यादा डिटरमाइंड हो गया कि मुझे किसी भी तरह से शिप से फ़ाइट करने, इन वेव से लड़ना है और मेरे पास जो भी है उससे मुझे शिप को बचाना है। To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrels of paraffin. Now, अब गॉर्डन कुक ने क्या किया कि उनका जो स्टारबोर्ड साइड था शिप का वो एकदम टूटा हुआ था, कमज़ोर था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो रोकेंगे, अपनी नाव को रोकेंगे और उन्होंने जो उसका अनडैमेज्ड पोर्ट हल था, तो जो वेव्स आ रही थी तो उस साइड में उन्होंने अपना पोर्ट साइड कर दिया बोट का, वेव्स की तरफ ये वाला साइड कर दिया क्योंकि ये नहीं टूटा था और ये स्टार बोट साइड टूटा हुआ था। तो वेव्स की साइड में ये कर दिया और उन्होंने उसको हीप करने के लिए, हीप टू मतलब अपने शिप को रोकने के लिए उन्होंने एक, क्योंकि हमने पढ़ा कि एंकर तो उनका पानी में ही गिर गया, तो उन्होंने एन इम्प्रोविज्ड, उन्होंने जो भी उनके पास सामान था उससे एक एंकर बनाया। हैवी नायलॉन रो एंड 222-लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, पैराफिन के उनके पास 2 कंटेनर थे जिसमें कि 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन के बड़े बड़े भारी कंटेनर्स थे। तो उनको उन्होंने रोप से अटैच किया और उसको उन्होंने एंकर की तरह यूज़ किया। एंकर उन्होंने बनाया क्योंकि उनका एंकर गिर चुका है पानी में। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. तो उस शाम को मैरी, उसकी वाइफ और मैं दोनों होल्डिंग हैंड्स, हम दोनों ही बैठ गए और क्योंकि जो पानी था, जो शिप का मोशन था, वो हर एक मोशन पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो टूटे हुए प्लैंक्स थे उनसे शिप के अंदर आ रहा था। और उनको क्या लग रहा था, उनको लग रहा था कि वी बोथ फेल्ट दैट द एंड वाज वेरी नियर। राइटर और उनकी वाइफ को लग रहा था कि अब उनका एंड आने वाला है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन वेव वॉकर इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो स्टॉर्म का सामना कर रहा था। और 6 जनवरी की सुबह जब हवा थोड़ी धीमी हो गई तो मैंने कोशिश की ये जानने की कि मेरा शिप कहाँ पर है, विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सेक्सटेंट। सेक्सटेंट इज़ दिस इंस्ट्रूमेंट। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स। मैंने कैलकुलेशन किया कि हवाएं किस स्पीड से चल रही हैं, इन हवाओं के चलने से जो रास्ता है वो किस तरह हमारा चेंज हो रहा है, पानी का क्या करंट है। तो ये सब उसने कैलकुलेशन की जिससे कि वो देख सके कि उसका शिप कहाँ पर है और आइलैंड को खोजने के लिए उसे किस साइड में जाना है। The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. अब जो वो कर सकता था गॉर्डन कुक, वो ये था कि
वो लोग सर्च कर रहे थे, मतलब सोचिए पिन प्रिक्स आइलैंड, कि वो यहाँ से ही चले थे जब ये स्टॉर्म आया था। तो केप टाउन से वो करीब 3500 किलोमीटर चले थे और वो समवेयर यहाँ थे। उनको ऑस्ट्रेलिया जाना था लेकिन उनका शिप टूट गया था, तो यहाँ पर वो पिन प्रिक्स मतलब पिन के बराबर, डॉट के बराबर आइलैंड को ढूंढ रहे थे। तो उनका ये टास्क बहुत मुश्किल था क्योंकि वो 150,000 किलोमीटर के ओशन में, इतने बड़े ओशन में वो किसको ढूंढ रहे थे? 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को वो ढूंढ रहे थे। तो उनका टास्क बहुत ही डिफ़िकल्ट था। While I was thinking, Sue moving painfully joined me. और जब वो ये सब सोच रहे थे तभी सू उनके पास आई और the left side of her head was now very swell. अब उसका जो सिर था वो बहुत ज़्यादा सूज गया था। उसकी जो आँखें थी, blackened eyes narrow to slits. वो स्लिट्स बिल्कुल इस तरह से स्लिट्स बन गई थी, सूजन के कारण आँखें बिल्कुल स्लिट्स बन गई थी। She gave me a card she had made. उसने मुझे एक कार्ड दिया। On the front, she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people." तो जो कार्ड दिया था उसके फ्रंट पर उसने मेरी और मेरी वाइफ की पिक्चर ड्रॉ की थी और उस पर लिखा था, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" I laughed a lot as well. Inside was a message. और उस कार्ड के अंदर एक मैसेज था, "Oh, how I love you both." कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. राइटर ने कार्ड देखा और राइटर को पता था कि कुछ भी हो हमको मेक इट, हमको शिप को बचाना है, हमको शिप को बचाना है, इस पे जो भी लोग हैं उन सबको बचाना है। I checked and rechecked my calculation. गॉर्डन कुक ने फिर से अपनी कैलकुलेशंस चेक की। We had lost our main compass. तो उनका जो मेन कंपास था वो भी खो गया था। And I was using a spare. और मेरे पास कोई स्पेयर कंपास था, मैं उसको यूज़ कर रहा था। Which had not been corrected for magnetic variation. और उस कंपास को करेक्शन नहीं किया गया था, उसमें जो मैग्नेटिक वेरिएशन, जो भी ग्रेविएशनल फोर्सेस से जो भी वेरिएशन हो जाता है तो वो करेक्ट नहीं किया गया था, मतलब वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं था। लेकिन क्योंकि उनका जो मेन कंपास खो गया था तो अब उनको जो स्पेयर कंपास था उसी से अपनी कैलकुलेशन करनी थी। आई मेड एन अलायंस फॉर दिस। तो इसके लिए उन्होंने कुछ मार्जिन रखा। And another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of Indian Ocean. और उन्होंने इसके लिए कुछ मार्जिन रखा और जो वेस्टर्ली करेंट्स, पानी का जो भी करंट था उसका जो प्रभाव पड़ेगा उनकी जर्नी पर, उनके कोर्स पर, तो उसका भी उन्होंने ध्यान रखा। क्योंकि ये जो ओशन का पार्ट था वहाँ पर, इंडियन ओशन का जो पार्ट था वहाँ पर कौन सा करंट बहता था? वेस्टर्ली करेंट्स। तो इन सब चीज़ों का राइटर ने ध्यान रखा। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. और after checking and rechecking his calculation, he instructed Larry, जो क्रूमैन था, उसको उसने कहा कि वो 185 डिग्रीज पर शिप को स्टीयर करे। इफ़ वी वर लकी, अगर हम लकी हुए तो आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील। राइटर को लग नहीं रहा था कि वो लकी हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 p.m. कि अगर हम लकी हुए तो अगर हम इसी डायरेक्शन में चलते हैं तो करीब 5 बजे हमको ये जो आइलैंड है एम्स्टर्डम आइलैंड, यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे इफ़ वी आर लकी। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइंब्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। और तब बड़े भारी मन से मैं नीचे गया, अपने बंक बेड पर चढ़ा
और डोज्ड ऑफ, अमेजिंगली मतलब सरप्राइजिंगली, कि पता नहीं कैसे मुझे नींद आ गई। When I woke it was 6 p.m. और जब मैं जगा तो ये शाम के 6 बज रहे थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और क्या हो रहा था, अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और वो पूरी तरह से गॉर्डन कुक श्योर थे कि वो आइलैंड मिस हो गया होगा, हमारे रास्ते में आइलैंड नहीं पड़ा होगा। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू वेस्टर्ली विंड्स, और अब हमारे पास इतना सेल भी नहीं बचा है कि हम वापस जाने की उम्मीद भी कर सकें। एट दैट मोमेंट अ टाउसलेट हैड अपीयर्ड बाई माई बंक, तभी मेरे बंक के साइड में एक मतलब बच्चा जो उसका बेटा था जोनाथन, वो आया, और उसके टाउसलेट हेड का मतलब है उसके बाल बिखरे हुए थे, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। कैन आई हैव ए हग, कि क्या मैं आपको एक हक दे सकता हूँ, क्या मैं आपके गले मिल सकता हूँ। जोनाथन आस्क्ड, सू वाज राइट बिहाइंड हिम, सू उसके पीछे खड़ी थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, तो मैंने कहा कि भाई ऐसा क्यों। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी और सबसे अच्छे कैप्टन हैं। नॉट टुडे जॉन, आई एम एफ्रेड, तो गॉर्डन कुक तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, उन्होंने कहा आज नहीं, आई एम एफ्रेड, मुझे डर लग रहा है। वाई यू मस्ट बी, सेड सू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट, बॉयज ने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा कि क्यों नहीं। यू फाउंड द आइलैंड, उन्होंने खुश होकर कहा कि फादर तुमने आइलैंड को पा लिया है। What? I shouted. It is out there in front of us, they chorused. उन दोनों ने मिलकर कहा कि देखो आइलैंड हमारे सामने है, as big as a battleship, और ये आइलैंड एक बैटलशिप के बराबर बड़ा है। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of the Amsterdam. तो राइटर दौड़कर डेक पर पहुंचा और उसने बहुत उसको रिलीफ मिला सामने एम्स्टर्डम को देखकर, आइल एम्स्टर्डम को देखकर उसको बहुत रिलीफ मिला। इट वॉज ओनली अ ब्लैक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ये वॉल्केनिक रॉक का एक टुकड़ा था जहाँ पर बहुत कम हरियाली थी। द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और गॉर्डन को कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड है क्योंकि इट प्रोवाइडेड रिफ्यूज टू वेव वाटर एज वेल एज द अपॉर्चुनिटी टू रिपेयर द डैमेज्ड शिप। इस आइलैंड ने ऑथर को, उसकी फैमिली को एक नई लाइफ दी, इसीलिए राइटर यहाँ पर इसको द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड कहते हैं। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, तो उस रात को वो वहीं पर रुके, वहीं पर उन्होंने शिप को एंकर किया, एंकर ऑफ शोर, वहीं पर उन्होंने उसको एंकर किया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस ashore। मॉर्निंग में उस आइलैंड पे केवल 28 इनहैबिटेंट्स, वहाँ जो रहने वाले लोग थे केवल 28 थे, उन लोगों ने वेलकम किया हमारा और हमें एश्योर करने में, हमें ले जाने में, उस आइलैंड पर ले जाने में हमारी हेल्प की। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours। और जब वो आइलैंड पर पहुंच गए तो गॉर्डन कुक सोच रहे थे कि किस तरह लैरी एंड हार्वी ने, जो हमेशा खुश रहे, हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहे, चाहे कितनी भी डायरेस्ट स्ट्रेस, कितना भी टेंशन था, कितनी भी बुरी स्थिति थी, मैरी ऐसे क्रूशियल समय पर, इतने क्रिटिकल टाइम में भी वो किस तरह उसने स्टीयरिंग व्हील को संभाला।
Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury. और सबसे बड़ी बात कि उनकी जो बेटी थी वो इतनी ब्रेव थी कि उसने इस बात का ध्यान रखा कि वो हमें परेशान ना करे अपनी हेड इंजरी से, और वो इंजरी इतनी बड़ी थी कि विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन, कि उस इंजरी को ठीक करने के लिए लगातार 6 बार ऑपरेशन करने पड़े, जिससे कि रिमूव आई रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन द स्किन एंड स्कल, जो एक क्लॉट ब्लड का बार बार बन रहा था उसको रिमूव करने के लिए लगभग 6 बार ऑपरेशन करने पड़े. एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई. और जो बच्चा था जो केवल 6-year-old था वो भी इतना ब्रेव था कि वो भी मरने से नहीं डरता था. तो इस तरह हम देखते हैं कि इस स्टोरी में जो भी 6 पर्सन थे सारे के सारे बहुत ही ब्रेव थे, और वो पूरी परिस्थिति में वो कभी भी निराश नहीं हुए. तो वी कैन सम अप कि गॉर्डन्स डिटर्मिनेशन, आउटस्टैंडिंग सीमैनशिप एंड नेविगेशन स्किल्स वर इनक्रेडिबल, especially considering this occurred before the use of satellite navigation. ये सब उन्होंने उस समय हासिल किया जब जो नेविगेशन, जो भी सैटेलाइट नेविगेशन अवेलेबल नहीं थी. तो आई थिंक कि आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.